वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने सारे थ्योरी सेक्शन को, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। और अब लास्ट में अब हम ये प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है और फिर से हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सीरीज़ आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 28 तारीख को, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी है। पूरे प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर कौन सी एक्सोथर्मिक प्रक्रियाएं इनमें रिएक्शनों में हमें देखने को मिलेंगी। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक होता है और एक आपका एंडोथर्मिक होता है। दोनों समझ लीजिएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सराउंडिंग में जो एनर्जी है, हीट है, वो रिलीज होगी, उसमें तापमान बढ़ेगा, हीट लाइट जो है वो सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगी, तो वो आपकी होगी एक्सोथर्मिक। जब इस तरह से रिएक्शन कराई जाएगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, वो सराउंडिंग जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हीट प्रोड्यूस करेगा, टेम्परेचर को राइज करेगा, तो वो होगी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये प्रोसेस जब होगा तो वो सराउंडिंग में टेम्परेचर को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एंडोथर्मिक में तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन एक्सोथर्मिक में जो है वो हीट जो है, जब रिएक्शन होगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर जो हीट है ना वो प्रोड्यूस होगी, वहाँ पर टेम्परेचर का राइज हो सकता है आपके सराउंडिंग में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी हो जाएंगी, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। जब आप चूने को पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड है उसको पतला कर रहे हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं, तो डेफिनेटली जब एसिड में पानी मिलाते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से हीट प्रोड्यूस होती है और वो काफ़ी हार्मफुल भी होता है, तो वो भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बिल्कुल। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखिए पानी जो है इवेपोरेट होता है, चाहे वो सन के माध्यम से हो, तो उस केस में आपकी जो हीट है वो वहाँ पर रिलीज़ नहीं होती, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। सेम ऐसे ही सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जो कपूर है उसको आप एज इट इज़ रख देंगे तो वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, सीधा गैस में बन के क्या होता है, उड़ने लगता है, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, वो भी एक्सोथर्मिक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी वो होंगी फर्स्ट और सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकेंड आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनमें क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एंडोथर्मिक इसका अपोजिट होता है, वो सराउंडिंग से हीट लेता है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इवॉल्व। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है क्या। पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास कॉपर है और कॉपर की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है कॉपर ऑक्साइड। तो आपने देखा होगा अभी कॉपर सिंगल एलिमेंट था, लेकिन जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो जब एलिमेंट रिएक्शन हुई और एज अ रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, उसी एलिमेंट में ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया, तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। साथ में इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता है लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो यहाँ पर ए और डी दोनों आपके आंसर होंगे। ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ कर दी है, यहाँ से ये हटाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आंसर दोनों होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में होता है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों सही हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इन्होंने बोल दिया, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, जो अपचयन की अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है। अब देखिए, अभी हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया और अभी इस कॉपर ऑक्साइड की अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं, तो उस केस में देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फिर से मुझे कॉपर मिल जाएगा और ये जो H2O है ये यहाँ पर अलग हो जाएगा। जब मैंने कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से जब मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो मुझे कॉपर फिर से मिल गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन जो शुरू में था कॉपर के साथ लगा हुआ वो फिर से हट गया, तो ये आपकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
अब देखिए इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलेंगे। कैसे? देखिए कॉपर ऑक्साइड था और इसकी रिएक्शन जब मैंने हाइड्रोजन से कराई तो मुझे क्या मिला? कॉपर मिला, साथ में मुझे H2O मिल गया। तो देखिए इस प्रोसेस में तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर हुआ, सॉरी, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर हुआ रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो याद रखेंगे रिडक्शन में क्या हो जाता है? रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट से हट जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया? ये आपका रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस हाइड्रोजन में ये देखिए ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया, तो ये तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये प्रोसेस देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन भी होता है, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन भी होता है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे तो वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और मैंने आपको समझा दिया है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन मतलब उसमें नाम में ही आ रहा है ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और साथ में याद रखेंगे उल्टा चलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और साथ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो बी और सी यहाँ पर दोनों बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बाकी ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं, जबकि रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन होते हैं। तो ये सारी बात आप नोट्स देखिए, आपको इस प्रैक्टिस सेट के साथ क्या करना होता है कि अपने एक कॉपी साथ में लेके बैठा करें और जितनी भी पॉइंट्स हैं वो नोट करते चले जाया करें, ताकि जब आपको फाइनल रिवाइज करने हो तो ये आपको चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएं। बाकी देखिए जैसे जब ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं इन 100 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में फिर से एक टेस्ट ले लूँगी और वहाँ पर हम समझेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर देने होंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पर आप समझेंगे डिटेल में, उनको पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप लिखेंगे ताकि वो आपको फर्दर एग्जाम में जब अगर आए तो याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। सिंपल आयतन भार वॉल्यूम के टर्म में पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? पानी का पूरा क्या आणविक सूत्र क्या बनता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है तो मतलब उसका भार कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 एटम है तो वॉल्यूम में रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। टमाटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो टमाटर है वो किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है? तो ब्राइन यहाँ पर क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए एक होता है नॉर्मल वाटर, जब पानी में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है, मतलब जिसमें पानी में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्ट का, तो वो बन जाता है क्या? ब्राइन। बाकी आपका नॉर्मल वाटर भी होता है, स्लेक्ड लाइम भी होता है। और जब बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा, नमक का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तो वही पानी आपका क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। और आपको पता है ये सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हमें समुद्र के पानी में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है? आपका सॉल्ट होता है और वही आपका ब्राइन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और याद रखेंगे जो केमिकल फॉर्मूले हैं ये पूछे जा सकते हैं किसी के भी नाम को लेकर। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका वॉशिंग सोडा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। याद रखेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया सोडियम, ये हो गया बाई और ये हो गया CO3 कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर क्या था? सोडियम और ये सीधी खाली कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो वॉशिंग सोडा है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? वो आपका बेकिंग सोडा है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है? तो वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ये आपको याद रखना है। इस पर जिप्सम को हीट कर क्या बनाया जाता है? उसका प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पता होना चाहिए। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सही से, कैल्शियम हो जाएगा Ca, सल्फेट हो जाएगा SO4, कैल्शियम सल्फेट ये होता है डाईहाइड्रेट, तो डाई के लिए 2H2O। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला है आपका जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ हो जाता है यहाँ पर, हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो होता है वो आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा 373 केल्विन। वहाँ पर डिग्री नहीं लगाते, केल्विन में हम ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में बनाने के लिए किया जाता है, तो हमें बताना है एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन से गुण उसी के लिए जिम्मेदार हैं, कि क्यों हम एल्युमिनियम के बर्तन बनाते हैं, तो कौन से प्रोसेस की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि उनके हम बर्तन बनाते हैं खाने के। क्यों? क्योंकि वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है उनकी, बिल्कुल बात सही है। और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इजीली मेल्ट नहीं हो सकता एल्युमिनियम, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट का ट्रांसफर बहुत अच्छे से कराते हैं, तो जिसकी वजह से हम उनको बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च तापीय चालकता होती है उनकी, और उनका उच्च गलनांक की वजह से हम एल्युमिनियम के बर्तन जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा उसका प्रक्रियाशीलता के आरोही क्रम में दिए गए धातुओं का सही व्यवस्था में उल्लेख करता है। देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, आप नेट पर सर्च करेंगे तो एकदम आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की टेबल मिल जाएगी, आप उसकी इमेज डाउनलोड करके आप उसको याद कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो पी से हो जाता है पोटाशियम सबसे पहले, एस से हो जाता है सोडियम, स्टॉप कॉलिंग से हो जाता है कैल्शियम, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी से हो जाता है मैग्नीशियम, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए से हो जाता है आपका एल्युमिनियम, केयरलेस से हो जाएगा सी से कार्बन, जेड जेब्रा से हो जाएगा जिंक। तो इस तरह से आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट हैं उनको याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका पोटाशियम हो गया, फिर आपका सोडियम हो जाएगा, फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन और फिर आपका जिंक, और उसके बाद आपका आयरन आता है। तो यहाँ पर अब हम अरेंज देखें तो सबसे पहले पोटाशियम तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो सोडियम हो जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर आपका जिंक हो जाएगा और फिर आपका आयरन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। इससे क्या हो जाता है, ये आपको रिएक्टिविटी में जो टॉप रिएक्टिव हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो यही पूछा था असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आपका आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज लस्टर, कौन चमकदार होता है, कौन सा अधातु है जो चमकीला है, चमकदार है। तो आपको पता ही होगा आयोडीन जो होता है, नमक आप देखते भी हैं तो वो बहुत चमकता है, उसमें जो नमक होता है उसमें आयोडीन जो मिलाया जाता है वो बहुत चमकता है। तो लस्टर क्या होगा, वो आपका आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ठीक है। और जो आयोडीन है वो आपका नॉन मेटल होता है। न्यूलैंड रिलेशन इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पर बात हो रही है पीरियोडिक टेबल की। मैं आपको पीरियोडिक टेबल करा दूंगी अच्छे से, उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो पीरियोडिक टेबल मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। जो न्यूलैंड का रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव का कानून बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। क्योंकि जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने 1866 में अप्रॉक्स ये बताया कि जो हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करते हैं, उन्होंने पहली बात तो एटॉमिक मास के बेसिस पर, उनका जो द्रव्यमान है उनके बेसिस पर उनको अरेंज करा, बाद में जो है उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करा गया। तो शुरू में एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करा गया। और ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो ये कहता था इनके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, कि जो हर 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है पहले एलिमेंट से पहले, मतलब एक पहला एलिमेंट और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, फिर से अगला 8वां एलिमेंट, तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो ये बात उन्होंने बोली थी और इसे ही हम लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बताई, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन
आवर, कितने एलिमेंट, कितने तत्वों का तब तक पता चला था, तो वो आपके 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने, देखिए ये वस्तु है, ये मिरर है, 0.25 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो ये पूछ रहा है जो इमेज बनेगी, क्योंकि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में इमेज पीछे बनती है, तो जो वस्तु और जो छवि बनी है उसके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जो इमेज बनती है वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगी, 0.25 मीटर पर। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। और ये आपको याद भी रखना है कि जो इमेज बनती है वो उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। वास्तविक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक छवि बनाएगा। दो प्रकार की इमेज बनती हैं, वास्तविक और वर्चुअल, आभासी। वास्तविक को आप किसी पेपर पर, किसी स्क्रीन पर या दीवार पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेन मिरर में आपकी इमेज बनती है उसको आप किसी दीवार पर नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो तो वर्चुअल है, आभासी है। लेकिन जिसको आप दीवार पर या स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं वो आपकी वास्तविक होती है, रियल होती है। तो उसके लिए कौन सा मिरर या लेंस हम यूज़ करें जहाँ पर हमें रियल इमेज मिल जाएगी, तो वो होगा आपका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है उनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, और इन दोनों के केस में हमें रियल इमेज मिलती है। तो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो यहाँ पर दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। सिंपल, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है, कंगारू के लिए, वो स्पेसिफिकली उसी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाए जाते हैं वो आपके एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट, जैसे कंगारू आपके ऑस्ट्रेलिया में हो गए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ +50 सेंटीमीटर इज स्लोली मूविंग टूवर्ड द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज कैसी बनेगी, देखिए ये सब घुमाने के लिए लिख दिया है, सिंपल कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वो आपकी हमेशा आभासी होती है, वर्चुअल होती है, और सामने डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है, 10th क्लास में हम इसको पढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्जेस थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द वर्क डन इन 10 सेकेंड। ये हमें बताना है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें 20 ओम का प्रतिरोध है, और उसमें आवेश जो चार्ज है वो कितना है, 20,000 कूलम है। तो 10 सेकेंड में कितना कार्य हुआ ये हमें बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अब हम निकालेंगे पावर की फॉर्म में। यहाँ पर पावर क्या होती है, वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम, और यहाँ से हमारा वर्क निकल कर आ जाएगा पावर इनटू टाइम। टाइम मुझे पता है 10 सेकेंड, लेकिन अभी मुझे पावर नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मुझे पावर निकालनी होगी, और जो पावर होती है वो वोल्टेज हमें यहाँ पर दिया है, और वो होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट, लेकिन अभी मुझे करंट भी नहीं पता। तो करंट क्या होता है, करंट सिंपली आपको पता होगा कि कितने कूलम ऑफ चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करते हैं, वही आपका करंट है। तो कूलम ऑफ चार्जेस अपॉन कितने टाइम में, जितने समय में वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वही वहाँ पर करंट है। तो यहाँ पर मुझे चार्जेस पता है, कितने कूलम ऑफ चार्जेस हैं, 20,000, और समय कितना, कितने समय में बताना है, 10 सेकेंड में। तो 20,000 अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट होकर करंट मेरा आ जाएगा 2000 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2000 एम्पियर। सिंपल। करंट क्या होता है, कितने चार्जेस उतने समय में। तो चार्जेस मुझे पता था 20,000 है, और समय कितना था, डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो खाली कितना बचेगा आपका 2000। तो करंट आ गया आपका 2000 एम्पियर। अब यहाँ पर पावर का फॉर्मूला जो था वोल्टेज इंटू करंट में, तो वोल्टेज मुझे पता है 10, और मेरा करंट निकल कर आ गया था 2000, और यहाँ से मेरी पावर निकल कर आ गई फिर से कितनी, 20,000। और अब मैं इसको वर्क डन वाले फॉर्मूले में रख दूंगी। पावर इंटू टाइम जो था, पावर है मेरी 20,000, और मेरा टाइम लग रहा था
था आपका 10 सेकेंड, तो 4 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो ये, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ जूल। तो जो फाइनल आंसर यहाँ से निकल कर आया वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁵ जूल। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारे फॉर्मूले भी आपको यहाँ पर पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन है। 2 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस 10 ओम। दो जब रेजिस्टर लगे हुए हैं तो वहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, वो कितना निकल कर आता है 10 ओम का। कहने का मतलब अगर R1 + R2 रहा होगा तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना निकल कर आया कि R1 + R2 जो है वो बराबर कितना रहा होगा 10 ओम के। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जब इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, जब ये समांतर में कनेक्ट होते हैं तो उस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2.4 निकल कर आता है। मतलब 1/R, पैरेलल में हम इसी तरह से बोलते हैं रेजिस्टेंस को, 1/R1 + 1/R2। और यहाँ पर 1/R की वैल्यू कितनी दी है, ये 1/2.4 निकल कर आया जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करा गया था। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब 1/R1 + 1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। अब देखिए 1/R1 + 1/R2 की वैल्यू आपको पता है 5/12, और आपको R1 + R2 की वैल्यू भी पता है, वो कितनी है 10। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए नीचे वैल्यू 12 है और नीचे R1 R2 रहा होगा, तो अब अगर मैं इन 4 ऑप्शन में देखूँ तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जहाँ पर एलसीएम 12 आ जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इन दोनों का ही एलसीएम कितना आ सकता है आपका 12 आ सकता है। तो मतलब 1/6 + 1/4 रहा होगा। तो देखिए एलसीएम आ जाएगा 12, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, तो यहाँ से 5/12 भी बन जाएगा, और 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो 10 भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि जब सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो वो होता है R1 + R2, अगर 3 दिए हैं तो R1 + R2 R3, इस तरह से। अगर पैरेलल में बोलेगा तो 1/R1 + 1/R2, जितने भी बोलेगा वो अपॉन में होते हैं, लेकिन सीरीज़ में डायरेक्टली वो ऐड हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बायोगैस इज़ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज। बायोगैस पशु गोबर केक की तुलना में बेहतर ईंधन है। क्यों? क्योंकि जो बायोगैस होती है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाती है विदाउट लिविंग नो रेजिड्यू, इसमें कोई अवशेष नहीं बचता, बायोगैस कम्प्लीटली जल जाती है। जबकि जो एनिमल डंग होता है, जिसे हम उपले भी बोलते हैं, उनको जब हम जलाते हैं तो उनमें धुआं निकलता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है। तो इसलिए बायोगैस जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनिमल डंग केक। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये 20 क्वेश्चन मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो चलिए देखते हैं अगले 20 क्वेश्चन और समझेंगे अच्छे से उनको डिटेल में। पहला क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। कायिक प्रबंधन से तात्पर्य नए पौधे के निर्माण से है। देखिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये भी एक रिप्रोडक्शन की विधि होती है प्लांट्स में। इसमें क्या होता है, एक प्लांट से नया प्लांट ग्रो करता है, किन बेसिस पर, वो या तो उनकी जड़ों से ग्रो कर जाएगा, या फिर उनके तने से स्टेम से ग्रो कर जाएगा, या फिर उनकी पत्तियों से ग्रो कर जाएगा, लेकिन कभी भी फ्लावर से ग्रो नहीं करेगा। तो शुरू के 3 ऑप्शन में फ्लावर लिखा है तो वो ऑप्शन बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं लीव्स की बात करूँ तो जो पत्थर चट्टा होता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रायोफाइलम बोलते हैं, तो उसकी पत्तियों के साइड से ही छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लगती हैं, और वो पत्तियाँ फिर नीचे गिर जाती हैं ज़मीन में, और वहाँ से क्या होता है, आपका एक नया पौधा उग जाता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हुआ, जो नया पौधा ग्रो करा, वो किसके मेथड से ग्रो करा, लीव्स के माध्यम से ही। यहाँ पर सीड, बीज की ज़रूरत नहीं हुई। जो प्लांट के अदर पार्ट हैं, जैसे तना हो गया, रूट हो गया, या
आपकी लीव्स हो गई, उनके माध्यम से नया पौधा जो है वो उग गया। जैसे अगर मैं गुलाब के पौधे की बात करूं, आपका जो रोज़ का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, जब हम उसके तने को काट देते हैं, स्टेम को काट देते हैं और उसको फिर कहीं और लगा देते हैं, तो रोज़ का प्लांट जो है वो वहाँ पर फिर से ग्रो कर जाता है। तो वो जब हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट से नया प्लांट ग्रो करते हैं, वही मेथड आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो उसमें जो प्लांट फॉर्म होता है वो किसके बेसिस पर होता है, स्टेम के, रूट के, लीव्स के। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी जो फूल है, फूल में तो हमें पूरा प्रॉपर मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फ्लावर के जो मेल ऑर्गन हैं और फीमेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ अ कोल। जब हम कोयले को जलाते हैं तो कौन सी समस्या उससे जुड़ी हुई होती है। जब हम उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, बिल्कुल। एसिड रेन होने के चांसेस होते हैं, अम्लीय वर्षा, बिल्कुल। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ऐश विद टॉक्सिक मेटल सुप्योरिटी, जहरीली धातु की मात्रा के साथ जो राख है वो उत्पन्न होती है, बिल्कुल। जब हम कोयले को जलाते हैं तो ऐसा होता है। या फिर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम कोयले को जलाते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंजेस फ्रॉम। जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर का जो तापमान है वो कितना होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसमें जो टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलता है 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऑप्शन बी, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन एडवांटेज ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं हम, पावर ट्रांसमिशन ओवर डीसी जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज। ये कह रहा है डीसी की जगह जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी जगह जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस में, ऑल्टरनेटिंग करंट का मेन एडवांटेज क्या होता है ये हमें बताना है। देखिए, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट जो है पीरियोडिकली क्या होता है, रिवर्स होता रहता है, पहले इधर फिर इधर। तो उसमें एक डायरेक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन में वहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो एसी करंट का एडवांटेज ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस में कि जो एसी है, एसी करंट है वो ट्रांसमिट होगा विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। वहाँ पर जो ऊर्जा है वो वहाँ पर लॉस नहीं होती। एसी मीटर की जब बात करती है, जब एसी में करंट जा रहा होता है तो वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर वाई। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, हवा और पानी में इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, कितना उसमें अंतर होगा। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको देखना है यहाँ पर बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर में कोई मतलब नहीं होता चाहे एयर वाटर हो। यहाँ पर अलग अलग मीडियम है, एयर अलग माध्यम है, वाटर अलग माध्यम है, अलग मीडियम है। तो वो हमें रिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है, ना कि रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में। परावर्तन हमें दर्पण मिरर में देखने को मिलता है, जहाँ पर लाइट आती है टकराकर वापस चली जाती है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती नहीं है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ का डिफर होगा ही नहीं, जिसकी वजह से फोकल लेंथ में कितना अंतर होगा, यहाँ पर 0 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर दर्पण की बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है, और वहाँ पर कोई भी हम ये नहीं देखेंगे, माध्यम यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, एयर हो या वाटर हो, क्योंकि लाइट जो है वो वहाँ से पास उसमें होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। चूँकि प्रकाश जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, रेयर मतलब जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वो हल्का होगा, जैसे हवा। डेंसर क्या हो जाएगा, पानी, वो ज़्यादा भारी होगा, है ना, वहाँ पर जो होगी डेंसिटी वो ज़्यादा होगी। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, हम ये बोलेंगे एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, क्योंकि एयर जो है वो रेयरर है, वो आपकी विरल है, वहाँ पर डेंसिटी घनत्व जो है वो कम है। लेकिन जो पानी है वहाँ पर डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है, तो वो डेंसर है, वो सघन है। तो जब लाइट
रेयर से डेंसर में जाती है तो हमें बताना है क्या होता है। उस केस में जो उसकी वेलोसिटी है और वेव लेंथ है वो दोनों की दोनों ही घट जाएंगी, उसका वेग भी घटेगा और उसका तरंग दैर्ध्य भी यहाँ पर घटेगा। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों यहाँ पर घटेंगे। ठीक है, याद रखना है ये आपको। जब रेयर से डेंसर में जाएंगे, जब विरल से सघन में जाएंगे, कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी के माध्यम में जाएंगे, तो आपको याद रखना है चाहे आपकी वेलोसिटी हो चाहे आपकी वेव लेंथ हो, दोनों के दोनों घटेंगे। लेकिन जब सघन से विरल में जाएंगे तो ये बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में जाती है तो बताइए क्या परिवर्तित नहीं होता। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी आपको ये अच्छे से याद रखना है, रेयर से डेंसर में जाते हैं तो वेलोसिटी और जो तरंग दैर्ध्य है वो आपका घट जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही था, बी एंड सी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, पानी में प्रकाश की गति कितनी होगी। देखिए जो यहाँ पर है ये आपको निकालना आना चाहिए, या फिर नॉर्मली आप याद भी रख लेते हैं, जैसे पानी में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, तो ये बुक में लिखे हुए होते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सी मतलब जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, और म्यू यहाँ पर आ जाएगा अपवर्तनांक, कि वो कितना होता है। हर किसी का अपना अपना अपवर्तनांक होता है, जैसे पानी का अपना अलग अपवर्तनांक है, हवा का अपना अलग अपवर्तनांक है, तो उसकी वैल्यू हमको रखनी होती है। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है मीटर में, 3 × 10⁸, और इस म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.33। कितनी हो जाएगी, 1.33। मतलब जो पानी है, पानी में जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो कितना होता है, 1.33। उसको जब हम रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी होगी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आप इसको याद भी रख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। एक्सपेंड द एब्रीवेशन GAP। यहाँ पर ये जो एब्रीवेशन लिखी है GAP, इसकी फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है गंगा एक्शन प्लान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन राइजोपस, देखिए राइजोपस क्या है, ये एक तरह का फंगाई है जो हमें ब्रेड वगैरह में देखने को मिल जाता है। जब हम ब्रेड को थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी डालकर उसको थोड़े समय तक रख देंगे तो जो ब्रेड है उस पर फंगाई लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है। पूरे ब्रेड पर आप फंगाई लगी हुई देखेंगे, और वो फंगाई में अलग अलग तरह के फंगाई होते हैं, जिसमें से एक फंगाई का नाम, एक कवक का नाम होता है राइजोपस। और आप इस डायग्राम में इस राइजोपस को देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जैसे ये ब्रेड पर होगा तो ये क्या होता है, जब ये जो इनके क्या होते हैं, स्पोरेगिया होते हैं, ये क्या होते हैं, बाद में स्पोर्स बन के फूट जाते हैं और नए राइजोपस यहाँ पर आ जाते हैं, और इस तरह से पूरा ब्रेड जो है वो आपका सड़ जाता है। तो ये जो राइजोपस फंगाई है, कवक है, इसमें जो ट्यूबुलर थ्रेड दिख रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर थ्रेड दिख रहे हैं, लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग, इनके ऊपर क्या है, ये आपका स्पोरेगिया है। तो उनकी टिप पर जो ये स्पोरेगिया है और ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, हमें यही बताना है ये क्या होता है। राइजोपस में उनके सुझावों पर स्पोरेगिया की संरचनाओं की तरह ये जो ट्यूबुलर थ्रेड हमें दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हमें बताने हैं। इनको हम हाइफे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हाइफे। याद रखना है ये आपको अच्छे से। इसमें यहाँ पर ये रूट्स होती हैं, ये यहाँ पर इसकी हाइफे हो जाता है, और इसके ऊपर टिप पे क्या मिलता है आपको, स्पोरेगिया देखने को मिलता है, और इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं। और यही क्या होते हैं, जब ये फूटता है तो फूटकर ये जो स्पोर्स हैं वो इसमें से बाहर निकलकर नीचे गिर जाते हैं, और वो फिर पूरे ब्रेड पर इस तरह से आगे को फैलते चले जाते हैं। और राइजोपस क्या है, ये आपका एक फंगाई है, एक कवक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द फ्लोवर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट, ये जो होता है आपका गुड़हल का पौधा, ये आपको जगह जगह देखने को मिलता है। तो ये जो फ्लोवर होता है हिबिस्कस प्लांट का, जिसके थ्रू ही हम पूरा रिप्रोडक्शन समझते हैं, कैसे फ्लोवर के थ्रू प्लांट में पूरा रिप्रोडक्शन होता है। मेल ऑर्गन जो होते हैं प्लांट में फ्लोवर के थ्रू हम देखते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन होते हैं, है ना, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी,
आपका फिलामेंट जो होता है, एंथर जो होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो ये जो फ्लावर होता है हिबिस्कस प्लांट का, ये क्या होता है, देखिए यूनिसेक्सुअल तो होता नहीं है, यहाँ पर मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो दोनों के दोनों इन्वॉल्व होती हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। अधिकांश कवक और बैक्टीरिया में प्रजनन का सबसे आम तरीका कौन सा होता है, तो वो आपका स्पोर फॉर्मेशन ही होता है, जो अभी हमने राइजोपस में देखा था। बीजाणु जो गठन है वही हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। कवक में बेसिकली यही स्पोर फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। जो सेल का, कोशिका का विभाजन होता है प्लांट में, तो वो पादप में किस हार्मोन की वजह से होता है, कौन सा हार्मोन है जो उसको बढ़ावा देता है, तो वो होता है आपको साइटोकिनिन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, साइटोकिनिन। जो ऑक्सिन होता है, इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो अपना फेस जो है वो सूरज की तरफ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपका जो गिबरेलिन हार्मोन होता है ये सीड के जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लांट हार्मोन में बेसिकली ऑक्सिन याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो प्लांट हैं वो सन की तरफ क्यों फेस कर लेते हैं, कौन से हार्मोन की वजह से, ऑक्सिन, और ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। और ये जो गिबरेलिन होता है ये सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है, और ये जो साइटोकिनिन हार्मोन होता है ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है प्लांट में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज। पौधों में जो एब्सिसिक एसिड होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ऐसा थोड़ी कि प्लांट बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो रुक जाती हैं। तो टू इनहिबिट ग्रोथ, जो उनकी विकास है उसको बाधित करने के लिए क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, पूरी हमारा ब्रेन बोल रहे हैं, जो पूरी हमारी नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन होते हैं। तो उस पूरे न्यूरॉन का एक ऐसा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस मिलेगा। ये जो आपको इस तरह से दिख रही है साइड में, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो सेल बॉडी में दिख रही है हमें न्यूरॉन में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो ये इस तरह से आपको दिख रही हैं ये होती हैं आपकी डेंड्राइट्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये न्यूरॉन का है। जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल होते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारे। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन क्या होती है, वो आपकी एक्सॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज। जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो हमारा सेरिब्रम होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो आगे वाला पार्ट है सेरिब्रम है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा सोचने के लिए। जितनी भी हम रीजनिंग करते हैं, जितना भी तर्क वितर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें, थिंकिंग वाला पार्ट जो है वो सेरिब्रम करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोचना बेसिकली थिंकिंग में सब आ जाएगा, रीजनिंग करना, और किसी भी पर्पज़ से अगर आप कोई भी लॉजिकल चीज़ कर रहे हैं तो वो थिंकिंग में ही आ जाएगी। और ये मेन फंक्शन होगा सेरिब्रम का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए हमने बोर की थ्योरी पढ़ी थी। बोर की थ्योरी में क्या होता है कि जो एटम है वो शेल में क्या होते हैं, अपनी अपनी शेलों में चक्कर लगाते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसको के शेल बोलेंगे, इसको एल शेल बोलेंगे, इसको एम शेल बोलेंगे। तो हर शेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमें बताना है। जैसे कोई एलिमेंट है, सपोज मेरे पास क्या है, कार्बन है।
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, है ना। तो अब इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका विन्यास करेंगे, तो पहले में 2 फिर 4। आप सोच रहे होंगे ये कैसे करा। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एटम जो होंगे, ये जो कार्बन है इसके जो एटम हैं वो कितने एटम होंगे हर शेल में, वो हमें देखना होता है। तो अगर इस एलिमेंट में, इस तत्व कार्बन की बात करूँ, तो इसको हमने देखा कि हर शेल में कितने एटम होंगे, तो वो हम निकालते हैं किस फॉर्मूले से, 2n² के फॉर्मूले से। कहने का मतलब यहाँ पर n क्या होगा, n है वो कौन सी शेल है, ये पहली शेल है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 करें मतलब 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहली शेल में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2, इसलिए मैंने क्या लिखा था 2। अब अगर मैं दूसरी शेल की बात करूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हो सकते हैं, तो 2n², मतलब ये दूसरी शेल है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 2 जा 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम सेकंड शेल में कितने होंगे, वो 8 होंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 6 है, तो जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो 2 और 6 इस तरह से, 2 और 4 जो हैं वो इस तरह से बट जाएंगे। तो किसी भी उसकी जो शेल है उसमें नंबर ऑफ एटम, जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ एटम अगर हमें बताने हैं तो वो हम किस फॉर्मूले के बेसिस पर बताते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है 2n² के द्वारा, जहाँ पर n क्या है, ये ऑर्बिट का नंबर है, उस कक्षा की संख्या है जिस कक्षा में वो नंबर ऑफ एटम वहाँ पर पर्टिकुलर कितने होंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। शरीर में जो आपके जितने भी आसन होते हैं, जिस तरह के आप पोस्चर बनाते हैं, और जो आपका बैलेंस है, संतुलन है, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उसको हमारा जो ब्रेन होता है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सेरिबैलम, वो वहाँ पर कंट्रोल करता है उसको, पोस्चर और बैलेंसिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरिबैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। आधुनिक जो आवर्त सरणी है उसमें जो तत्वों की व्यवस्था है वो किसके आधार पर है। देखिए, जो पुरानी टेबल थी, पीरियोडिक टेबल, वो थी एटॉमिक मास के बेसिस पर, जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके बेसिस पर। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल मतलब 36 पंक्तियों में, जैसे यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से उनके एटॉमिक नंबर से ही पूरी पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल जो है वो फिल करी हुई है। तो ये यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो के बेसिस पर यहाँ पर हमारी पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न अरेंज हुई हुई है। देखिए, जो आवर्त सरणी है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें जो 36 रेखाएं होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं या फिर आवर्त बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 7। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो कितनी होती हैं, जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट है, तो ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे कितनी होंगी, ये 7 होंगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और जो यहाँ पर आपकी वर्टिकल्स लाइन होंगी, जिन्हें हम वर्टिकल कॉलम बोलेंगे या फिर आपके क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे हिंदी में, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। ये कुल मिलाकर कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो आपके 7 होंगे, और वर्टिकल कितने होते हैं, वो आपके 18 होते हैं। और ये जो एलिमेंट, ये जो तत्व हैं, ये इनमें किस तरह से अरेंज होते हैं, ये आपके एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु को बनाने के लिए 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जोड़ा जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में खाली अभी एक सिंगल को देखेंगे तो बीच में एक कार्बन का एटम है जो 4 अन्य कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड उनका बना हुआ है। और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये आपका एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। एक कठोर 3 आयामी संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फुटबॉल की तरह नहीं होता, रिंग यहाँ पर नहीं बनता, हेक्सागन एरे जो है वो भी यहाँ पर नहीं बनती है। एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें जो हीरा होता है, डायमंड होता है, जो कार्बन के बॉन्ड से बना हुआ होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। संतरे के लिए जो कृत्रिम स्वाद है
वो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस में संतरे जैसा आर्टिफिशियल स्वाद लेके आना है तो उसमें क्या मिलाया जाएगा ये आप बताएंगे। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत मेहनत से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करे जाते हैं। शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और इसका आंसर होने वाला है आपका ऑक्टाइल एसीटेट। वो क्या होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर? आपका ऑक्टाइल एसीटेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। वीडियो अच्छी लगी है फिर से बोल रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। थैंक यू वेरी मच।